जब उत्तराखंड के बहुत सारे सिंगर्स हमारे जो मित्र हैं वहाँ के, वो फ़ोन करके बोलते यार राजीव भाई ऐसा क्या कर दिया? मैं कहा क्या हुआ? बोला भाई यार हमारे गाने सुनने बंद कर दिए लोगों ने, आपके गाने बज रहे हैं यहाँ पे हिमाचल वालों के। तो लेटर आया, अरे मैं काहे का लेटर आया? फिर मैं घर जाके देखा कि वो लेटर था वहाँ से उनका, उस पे लिखा था मुझे 5,000 रुपया पहली अच्छा, पेमेंट जो मेरी पहली थी, पेमेंट। 5,000 रुपया। तो कंफर्मेशन लेटर है, आज भी मैंने संभाल के रखा है। ज़िंदगी का जो पहला शो, पहली नाइट की थी, तो उसका वो मेरे को आज तक याद है। ओके। हो चल रामपुर चल मेरी सजनी, लौवीरा हो मेला देखना, सराणे मंदिर जायो, भीमा काली माथा टेकना। हो ठंडा पानी दे पिलाए राम प्यारिए, तेरे देशे मोरे गर्मी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टी विद सुशाल पॉडकास्ट। मैं आपके साथ हूं सुशाल वैद्य। उम्मीद करता हूं आप हमारे एपिसोड का आनंद ले रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक नया एपिसोड, जिसमें हम बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश संगीत जगत की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने संगीत जगत में बहुत ही कम समय में अपना नाम कमाया है। आइए बातचीत करते हैं राजीव शर्मा जी से। राजीव भाई नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टी विद सुशाल में। थैंक यू सो मच। आपने हमें यहाँ बुलाया और आपके इस चैनल के माध्यम से हम तमाम सभी अपने आपके सब्सक्राइबर्स और हमारे चाहने वालों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। और आपने हमें बुलाया तो हम बहुत ही लकी समझते हैं अपने आप को। तो नहीं राजीव भाई, लकी तो हम समझते जो आपने समय निकाला हमारे एपिसोड के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ मैं। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, मस्त। बारिश के बाद कैसा फील कर रहे हैं? बारिश के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि एक सिंगर होने के पहले राजीव शर्मा एक किसान है। बिल्कुल। सिंगर तो वैसे मैं सिंगर नहीं मानता हूँ अपने आप को। हम किसान, खेती-बाड़ी हमारा पेशा है। जी जी। तो सिंगिंग तो पैशन है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक खेती-बाड़ी वाले इंसान को बारिश का कितना इम्पोर्टेंस है। जी जी। तो बारिश होने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मैं पूरे हमारे जितने बागवान लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर। बिल्कुल। बगीचों के काम निपटा लिए फिलहाल आपने सारे? हाँ, बगीचों के अभी तो थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी तो अब शुरू होगा। बारिश आने का इंतजार था। तो जैसा आपने बताया कि संगीत आपका पैशन है, इस संगीत की शुरुआत आपके जीवन में हुई कैसे? देखिए, संगीत जो एक कलाकार है, कोई भी सिंगर है, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी कलाकार है, वो बनता नहीं है। जी। मेरा मानना है कि वो पैदा होता है। यस। तो सब भगवान की देन है। तो मैं मानता हूँ कि बचपन से ही चलो शौक बोल सकते हैं, शौक था तो करते थे। तो धीरे-धीरे पता नहीं चला कि कब ये हमारा जो है लोगों ने हमें पसंद किया और आज लोग हमें सुनते हैं। जी। मुझे नहीं पता कि क्यों सुनते हैं, मैं अच्छा करता हूँ या मुझे आता है, नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पता। पर इतना पता है कि जो मैं गाना गाता हूँ वो लोगों को अच्छा लगता है। बस यही सोच के काम करें बाकी। जी। संगीत आपने सीखा कहीं से? वैसे संगीत मैंने नहीं सीखा है, पर कहते हैं कि आदमी जो इंसान, कोई भी इंसान है, वो अपने माहौल से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है। जी। तो माहौल में रह के संगीत प्रेमी जितने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे सिंगरों, अच्छे-अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ रह के थोड़ा बहुत जो भी सीखा है तो बस वही सीखा है। कोई ऐसी स्पेशली हमने कहीं कभी कोई क्लासेस वगैरह तो लगाई नहीं। राजीव भाई, जब आप स्कूल में थे, क्या तब से ही आप गाना गा रहे हैं मतलब? हाँ, स्कूल से पहले से समझ लो, बचपन से ही जब सुना है कि हमारे मम्मी-पापा बोलते जब छोटा था तो कहीं भी बाजा बजता था तो डांस शुरू कर देते थे, जैसे मोस्टली हर बच्चे करते हैं वैसे जी, उस जी, तरीके जी। से। तो उसके बाद हमने स्कूल टाइम में भी हमने पार्टिसिपेट किया था। जैसे मैं शिमला लाल पानी में पढ़ता था। अच्छा। तो लाल पानी स्कूल से जो हमारे हर साल इवेंट्स होते हैं स्कूल्स के, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जैसे हमारा ग्रुप सॉन्ग्स
इंस्ट्रूमेंटल उसमें जाते थे हम, स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक गए। तो राजीव भाई, मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में था, मैं शायद 9th में था, तब आपकी पहली एल्बम हमने ऑडियो कैसेट में सुनी थी, इश्क में रिस्क। जी जी बिल्कुल, इश्क में रिस्क। आप खुद ज्यादा बताएंगे इस बारे में तो। ऑडियो कैसेट मेरा उससे उससे पहले मेरा एक ऑडियो आ चुका था, शायद वो आपको पता नहीं होगा, बालोरी बांटना। पर वो एल्बम पहला प्रयास था, तो उतना लोगों ने पसंद नहीं किया, या जो भी था, शायद गाया नहीं गया या गाने अच्छे नहीं थे, मुझे नहीं पता क्या रीजन था। पर वो हमारा एल्बम कुछ खास लोगों ने पसंद नहीं किया, या जो भी था। ऑडियो कैसेट था। फिर उसके बाद हमने बनाया था इश्क में रिस्क। तो इश्क में रिस्क बनाया था, उसमें हमारे गीत काफ़ी लोगों ने पसंद किए। तो उसमें हमारे राइटर थे लेट श्री लाइक राम रफ़ीक जी, शायद बिल्कुल सभी लोग जानते हैं उनका। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस म्यूजिक इंडस्ट्री में। आज जो हमारी नाटियाँ हिमाचल से बाहर भी सुन रहे हैं लोग जी। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज का जो मैशअप किया, मिक्सचर बनाया, एक कुल्लू की लैंग्वेज, सिरमौर की लैंग्वेज, शिमला की लैंग्वेज, उस तरीके से उन्होंने गानों को एक नया रूप दिया। तो लाइक राम रफ़ीक जी, तो उन्होंने उसमें हमें गाने बनाए थे, उन्होंने गाने लिखे थे, तो हमारे गाने बहुत पसंद किए। तो पहला एल्बम था वो जो मेरी ज़िंदगी का, जिसमें गीत है चल रामपुर चल मेरी सजनी, अच्छा, करे ना इश्को लॉय ना रिस्को, हाय रे हाय बिमला घूम दे चल शिमला, बहुत सारे उसमें आई थिंक 12 गाने थे। उसमें एक ए साइड बी साइड इस तरह से चलता था कैसेट का। तो 6 गाने या 6 गाने एक साइड था, 6 गाना एक साइड था, तो 10 या 12 गाने थे। तो पहला एल्बम वो था जो आप बात करें इश्क में रिस्क। अच्छा। तो उसके बाद फिर गाने बनते गए। अब तो जो लाइव रिकॉर्डिंग्स थी हाँ जी, और आज की जो रिकॉर्डिंग है, उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? नहीं देखो, लाइव रिकॉर्डिंग मैंने तो नहीं किया। लाइव रिकॉर्डिंग उससे पहले था। अच्छा जी। लाइव रिकॉर्डिंग का हाँ देखा ज़रूर है, बट मैंने किया नहीं है। उसमें होता था कि जितने भी लाइव इंस्ट्रूमेंट बजते थे, ढोलक है, तबला है, परकशंस हैं, आपका कीबोर्डिस्ट है, कोरस वाले हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो सब लोग एक कमरे में, बड़े कमरे में बैठते थे। तो सब पहले प्रैक्टिस करते थे, एक-एक हफ्ता प्रैक्टिस करना किसी गाने को, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग होती थी लाइव। उसमें मतलब लाइव का मतलब कि हर चीज़ लाइव बजता था सेम टाइम। तो उसमें दिक्कत क्या होता था कि मान लो 5 मिनट का गाना है, 5 मिनट का गाना है कि 4 मिनट और 48 सेकंड या 50 सेकंड पे भी कोई गलती होगी, या किसी भी, या सिंगर से गलती होगी, म्यूजिशियन से गलती होगी, या कोरस वालों से गलती होगी, तो वो पूरा रिक्रिएट दोबारा से शुरू से करना पड़ता था। तो उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत का काम था। बट मैंने नहीं किया वो। हमारे टाइम में फिर डिजिटल हो चुका था उस टाइम। इश्क में रिस्क आपकी जो बता रहे हैं वो डिजिटल में आ गई। जी। तो उसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग का शुरू हो चुका था। अच्छा जी। क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए आप उस एल्बम का एक गीत गुनगुना दें। इश्क में रिस्क जी। इश्क में रिस्क उसको वही गाना था जो ज़िंदगी का मेरा पहला गाना था, चल रामपुर चल मेरी सजनी, जो कि शायद बहुत बड़ा गाना है मेरी ज़िंदगी का। तो वो गाना उसी एल्बम में था। तो सुनाते हैं। हो चल रामपुर चल मेरी सजनी, लौवीरा हो मेला देखना, सराणे मंदिर जायो, भीमा काली माथा टेकना, भीमा काली माथा टेकना। तो ये गीत था, उसमें बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा इसके कैसेट्स भी बिके थे। पर उस टाइम पे कैसेट्स का बिकना कम हो रहा था। धीरे धीरे कैसेट्स वाला जो काम था वो बहुत ही मतलब अपना सीडी में आना शुरू हो गया था। सीडीज भी आ चुकी थी। मतलब ये बंद हो रहा था धीरे, कैसेट्स और सीडीज का, क्योंकि वीडियोस तो बनते थे, सीडीज में बनते थे। तो मतलब बहुत कम हो चुका था। जो प्रोड्यूसर्स को, मतलब बाद में इसके बाद तो ऐसा टाइम था कि प्रोड्यूसर्स ही नहीं थे, प्रोड्यूसर बंद थे। कौन पैसा लगाएगा, जब पैसा लगा के हमें रिटर्न कुछ नहीं होता था। तो बहुत एक गंदा टाइम बोलूँगा, क्योंकि सिंगरों के लिए बहुत कम गाने बने उस दौर में। लास्ट उसके बाद हमने बनाया था एहसास एहसास एल्बम आया था, जो कि
वो भी बहुत बड़ा हिट रहा था हमारा, जिसमें काला काला कौआ, ऑडियो संजना तो नहीं प्यारी थी, वो है। सीडी थी। उसका कैसेट नहीं था, उसका हमने फिर कैसेट के बाद फिर ऑडियो भी सीडीज में आता था। हाँ जी। ऑडियो भी सीडीज बनती थी, फिर वीडियो तो बनता ही था सीडीज में। जी जी। तो उसका ऑडियो बना था, बट वो सीडीज में बना था। तो अच्छा। वो बनाया था जिसमें तो काला काला कौआ, ओ प्यारी प्रोमिला, संजना प्यारी है, और गाने थे। धीरे धीरे ये सारे गीत हम आपसे सुनेंगे आज। तो वो गाने बनाए थे। फिर उसका तो काफ़ी वो तो पहले वाले से भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, उसके गाने बहुत ज़्यादा, बहुत उसकी हमने बहुत एल्बम्स, सीडीज़ भी बेची थी, काफ़ी पीस बिके थे, बट फिर और डिमांड्स आती थी कि और माल भेजो, पर फिर वो हमने बनाना बंद कर दिया, क्योंकि काउंटर पे जहाँ माल देते थे कुछ पेमेंट ही फँस जाती थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, मार्केटिंग की दिक्कत होती थी। अब गाना बनाना है, फिर गाना आप उत्तराखंड या कहीं सिरमौर पहुँचाना, मार्केटिंग का बहुत दिक्कत था। दिक्कत है। मार्केटिंग में बहुत पैसा इन्वेस्ट होता था, तो फिर इनकम हमारा धीरे-धीरे कम हो रहा था, और हमारा जो खर्चा हो रहा था वो बढ़ रहा था। तो इस वजह से फिर हमने माल नहीं बनाया उसका, कोई भी जो लॉट बने थे वो बेचे, उसके बाद नहीं। फिर उसके बाद तो बिल्कुल बंद हो गया था। फिर उसके बाद चला आपका साइट्स पे गाने डालते थे, जी। वहाँ से डाउनलोड करते थे, डाउनलोडिंग चलती थी, फिर वो ट्रेंड आया, उसके बाद यूट्यूब आया। चलो अब तो बहुत सारी, आपको पता ही यूट्यूब पे तो वैसे ही है। आप छाए हुए हैं। अरे अच्छा, ये तो एक चीज, हिमाचल प्रदेश के जैसे सिंगर्स हैं, जो भी बहुत सारे हिमाचल में सिंगर हैं, जी, अ, आपकी जो स्केल है गाने की बहुत ऊंचा आप पकड़ते हैं, जी, इसके लिए क्या आप स्पेशल कोई प्रैक्टिस होती है? हम गाने सुनते हैं, कुलदीप शर्मा जी को हम देखते हैं बहुत ही हाई उस पे गाते हैं, जी, जी। उनमें से आप भी एक हैं। ये प्रैक्टिस, मेरा मानना है कि प्रैक्टिस तो कोई है नहीं, क्योंकि हर इंसान के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो अपने हैं। हर इंसान का अपना स्केल, हम बात करते हैं वो भी तो एक स्केल है। जी। किसी स्केल में कोई लो स्केल में बोलता है, कोई हाई स्केल में बोलता है। जिस तरह से आदमी बात करता है उसी तरह से हमारे वोकल कॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। अब भगवान ने किसी को वोकल कॉर्ड दिए कि बहुत ऊपर की रेंज तक गा सकता है, किसी को वोकल कॉर्ड सेंसिटिव है, कई कई लोगों का स्केल बहुत सेंसिटिव है, वोकल कॉर्ड सेंसिटिव होते हैं, जी तो जी। उनका थोड़ा स्केल डाउन रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई प्रैक्टिस मैं मानता नहीं हूँ, प्रैक्टिस तो है। पर हाँ, प्रैक्टिस करके आप स्केल तक पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जिस स्केल में मैं गाता हूँ, कोई भी गा सकता है प्रैक्टिस करके। पर बात होती है कि एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, एक बना के किया हुआ है, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क रह जाता है। बिल्कुल। जी। हाँ, मैंने आपके साथ स्टेज शोज भी जी, किए, जी, तो हाँ, मैंने देखा है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। बड़ी हाईली रेंज से गाते हैं। राजीव भाई, एक आपका सॉन्ग था हेडिया मामा, जी। वो भी बहुत हिट था हिमाचल का गाना। एक्चुअली वो गाना मेरा नहीं था। अच्छा। वो हाँ, गाया ज़रूर था, बट मेरा गाना नहीं था वो। मुझे वो गाना बहुत पसंद था। मैं वो गाना बहुत काफ़ी टाइम से सुनता रहता था, पता नहीं मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था। जी। फिर एक दिन ऐसे ही सुरेंद्र नेगी जी, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, आप सभी लोग जानते हैं, जिनका हमारी इस हिमाचल की म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो उनके स्टूडियो में थे, उनके साथ बहुत काम किया है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, और बहुत सारे गाने बनाए हैं, मैक्सिमम जो हिट गाने हैं उन्होंने बनाए हैं। जी। तो वहाँ पे स्टूडियो में ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को ये गाना बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि ये गाना मैं गाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है राजीव, कोई बात नहीं, गा लो। तो वो गाना गाया था। हाँ, लोगों ने वो गाना भी काफ़ी पसंद किया था। क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए उस गाने को सुना दें आप। ज़रूर। एडिया मामा कहीं तितरू जांगो बनेरो तितरी, एडिया मामा दोए अखटी मिची गोले लाए भितरी। राजीव भाई, पहले का जो म्यूजिक था और आज के म्यूजिक में आप क्या फर्क देखते हैं? आज के म्यूजिक में और पहले के म्यूजिक में दिन रात का फर्क है, क्योंकि जिस तरह से जिंदगी लोगों की फास्ट हो रही है, उसी तरह से म्यूजिक भी फास्ट हो रहा है। गानों का टेम्पो तेज हो रहा है, और म्यूजिक छोटा हो रहा है, गाने छोटे हो रहे हैं, हर चीज छोटा हो रहा है। डिफरेंस तो काफी है, बट जिस तरह से आजकल
सोशल मीडिया पे कोई रील्स में वायरल होना, उसके वो कोई मेरे हिसाब से कुछ कोई भी हो सकता है वायरल, कुछ भी हो सकता है, बट अगर एक गानों की बात करें या म्यूजिक की बात करें तो वो चीज़ कहीं अब कम ही दिखता है, मुझे लगता नहीं है म्यूजिक का। अब तो जस्ट फॉर जैसे एंटरटेनमेंट वो लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं गानों को। जी। तो म्यूजिक में तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, पहले और आज के गानों में बहुत फर्क है। फोक फोक जो हिमाचल का फोक है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हिमाचल का फोक, देखो फोक हमारे हिमाचल में हर जगह का एक अपना भाषा, लैंग्वेज अलग है, जी। खान पान अलग है। अब एक टाइम था शुरू में जब एस.टी. कश्यप साहब ने स्टूडियो लगाया था, जिन्होंने आज पूरे हिमाचल में शायद हजारों नहीं होंगे, सैकड़ों स्टूडियोज तो होंगे। जी। तो उन्होंने सबसे पहला स्टूडियो हिमाचल के अंदर उन्होंने लगाया था। तो आज सब लोग हम जो है उनका थैंक्स करना चाहेंगे कि भी हम सिंगरों के लिए उन्होंने एक सोच तो रखी कि हिमाचल के फोक को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करें या यहीं पे बनाए, नहीं तो आज तक शायद कोई हम सिंगर्स होते ही ना, हम तो खेतों में गाते। जी। तो उस दौर में क्या था कि गाना कुल्लू का गाना कुल्लू में सुनते थे, रामपुर का गाना रामपुर में, और रोडू का गाना रोडू में, ठेऊ का गाना ठेऊ में। और जो हमारे नाटियाँ थी, ढली से आगे कोई नाटी नहीं सुनता था। तो बट धीरे धीरे हमारे जैसे राइटर्स थे, रफ़ीक जी थे, तो कश्यप साहब थे, और उन्होंने जो भी सिंगर्स थे हमारे सीनियर्स जितने भी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एफर्ट्स किए कि भी किसी तरह से नाटी को हम जो है लोगों तक पहुंचाएं। तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज में सुधार किए, शब्दों का जो एक मिश्रण बनाया, हर जगह के शब्दों से लिरिक्स तैयार किए, ताकि कुछ इस तरीके से हमारा फोक जो आज हमारा फोक, हमारे गीत, हम बोलते कि उत्तराखंड में वहाँ के गाने कम और हमारे गाने ज़्यादा सुने जाते। अब हमारा एल्बम आया था वो रूमती टू रतिराम करके आया था एक, जिसमें गाने थे ठंडा पानी जी। रूमती, नाटी मजेदार, सारे गाने हिट हुए थे। तो उस दौर पे क्या हुआ कि हमारा गाना जब उत्तराखंड के बहुत सारे सिंगर्स हमारे जो मित्र है वहाँ के, वो फोन करके बोलते यार अजी भाई ऐसा क्या कर दिया। मैं कहा क्या हुआ? बोला भाई यार हमारे गाने सुनने बंद कर दिए लोगों ने, आपके गाने बज रहे यहाँ पे हिमाचल वालों के। तो बहुत सारे गाने सुनते हैं वहाँ पे। तो हमारा फोक जो है वैसे बहुत अच्छा लगता है हमें कि हमारी नाटियाँ जो है इवन पंजाब हरियाणा इधर भी सुनते हैं लोग, बाहर भी सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फोक जो है बहुत रिच मानता हूँ मैं हमारा थोड़ा सा। एक आपका सॉन्ग था, मैंने सुना कहीं पे कि वो कहीं दूसरे स्टेट है, राजस्थान में भी प्ले किया गया। हाँ, वो गाना था ठंडा पानी दे पिलाए, वो हमारा उसी एल्बम में था, रूम तिटू रतिराम। तो गाना वो उन्होंने वहाँ के सिंगरों ने उसको डब किया है वहाँ की लैंग्वेज में। अच्छा। कुछ लिरिक्स तो मुझे याद नहीं है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो वो गाना हमने कहा ठंडा पानी दे पिलाए राम प्यारी, पर उन सिंगरों ने, वहाँ के सिंगरों ने भी मतलब हमारी को इवन क्यों ना, तो म्यूजिक का भी सेम वो जैसा हमारा म्यूजिक है सेम पीस वैसे ही बजाया उन्होंने। ज्यादातर आपके सॉन्ग्स के जो वर्ड्स हैं, जी, शब्द जो होते हैं वो हिंदी टच में जैसे हैं। तो इसमें अब हमारा थोड़ा सा ये रहता है कि गाना हर जगह का आदमी हमारा गाना समझे, हमारे हिमाचली नाटी को समझे। तो थोड़ा सा ये प्रयास करते हैं। और हमारे जो राइटर हैं, अब राइटर्स भी हमारे जो ये गाने लिखे थे ठंडा पानी, ये उनका नाम है हरि किशन वर्मा। बिल्कुल। तो हरि किशन वर्मा हमारे भाई, तो उन्होंने भी बहुत सारे गाने लिखे हैं, उनका भी थैंक्स करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। तो उन्होंने ये गाने लिखे, उनकी थोड़ा सा उनकी सोच भी यही रहती है कि हमारे जो गीत हैं थोड़ा सा हिमाचल से बाहर भी सुने, तो थोड़ा सा हिंदी टच का जो मतलब कि सरल से शब्द जो हों वो डाले जाए, क्योंकि हमारी पहाड़ी भाषा में भी बहुत सारे वर्ड्स तो नेचुरली कॉमन मतलब हिंदी टच के शब्द बहुत सारे यूज होते हैं। जी। तो कुछ पंजाबी टच के शब्द भी, तो जो ठेठ तो हमारे शब्द रहते हैं वो थोड़ा कम यूज करते हैं, और सिंपल सा जो लैंग्वेज बने, तो इस वजह से शायद आपको लगता होगा कि हिंदी टच के। हाँ जी।
म्यूजिक जैसे आप लाइव शोज कब से शुरू किया आपने करने? लाइव शोज आई थिंक 2005-6। पहला लाइव शो आपने कहाँ किया था? पहला लाइव शो मेरा, ऐसे तो स्कूल कॉलेज के जो होते थे वो करते थे, कोई हमारे एसोसिएशंस होते वो तो करते थे, बट मुझे आज तक याद है कि रामपुर फाग मेले में, चलो 1-2 साल से तो शायद करवा रहे हैं अब हाँ जी। रामपुर फाग में, बट होते नहीं थे यहाँ पे। उससे पहले, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2006 या 7 में, कुछ 8 में, तो वहाँ पे उन्होंने 1-2 साल में करवाया था। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे पहली बार शो मेरा नाइट रखवा दी गई थी वहाँ पे, जबकि मैं उतना बड़ा सिंगर नहीं था उस टाइम, तो सीख रहे थे, स्ट्रगल का टाइम था। तो उस टाइम होते थे हमारे नगर परिषद चेयरमैन दीपक सूद जी, शायद आप सभी जानते हैं जी। तो सूद साहब ने, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दो। उन्होंने मुझे नाइट दी थी। मुझे एक नगर परिषद से एक लेटर आया था, एक कंफर्मेशन लेटर घर पे, और मेरे घर से फ़ोन करके बोले तेरा लेटर आया। अरे मैं काहे का लेटर आया? फिर मैं घर जाके देखा कि वो लेटर था, वहाँ से उनका, उस पर लिखा था मुझे 5,000 रुपया पहली अच्छा, पेमेंट जो मेरी पहली थी, पेमेंट। 5,000 रुपया। तो 5-6 या 7 की बात है। तो कंफर्मेशन लेटर आज भी मैंने संभाल के रखा है। ज़िंदगी का जो पहला शो, पहली नाइट की थी, तो उसका वो मेरे को आज तक याद है। तो मैं थैंक्स करूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने आज, चलो राजीव शर्मा कोई बहुत बड़ा सिंगर तो नहीं मानता मैं, सिंगर तो नहीं, चलो हाँ, जो मैं गा रहा हूँ या जो लोग मुझे सुनते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। जैसे एक ऐसी शख्सियत रामपुर के अंदर है हमारे राजू सज्जन जी, बिल्कुल। भीमा काली कंपनी चलती थी, कैसेट्स और वीडियोस बनाते थे, तो उन्होंने मेरे मैक्सिमम गाने उन्होंने बनाए हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे इस कैरियर में। राजीव भाई, मैंने देखा है कई बार आपको रामपुर में वॉलीबॉल खेलते हुए। खेलते हुए देखा होगा ज़रूर। तो म्यूजिक के साथ साथ ये शौक कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली म्यूजिक से पहले हम स्पोर्ट्समैन थे। छोटे-मोटे स्पोर्ट्समैन थे। जी। तो शौक था, वॉलीबॉल खेलते थे। क्योंकि जब मैं शिमला पढ़ता था तो वहाँ पे हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। फिर उसके बाद मैं शिमला से रामपुर आया, फिर थोड़ा-सा स्पोर्ट्स की तरफ भी चल पड़े। तो हम, वॉलीबॉल का शौक था, तो खेलते थे, खेला है काफ़ी। तो लोकल मैचेस और अपने स्कूल कॉलेज टाइम में खेला है। इसके अलावा आपके क्या-क्या शौक है? संगीत के अलावा स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स है, सबसे बड़ा तो खेती-बाड़ी है, अपने खेतों में काम करना और सेब के बगीचे में कटिंग करना। अपने बगीचे की कटिंग आप खुद करते हैं? मैं खुद करता हूँ। कटिंग करना और जो भी काम रहते हैं, आपको तो पता ही है। जी। तो सारे काम करते हैं। और बाकी पढ़ाई का भी शौक था। मेरे शौक बदलते रहे टाइम के साथ-साथ। अच्छा। पढ़ाई का शौक भी था, क्योंकि पढ़ने में ठीक था, बहुत अच्छा था। तो स्कूल टाइम में टॉप करता था, टॉपर था। तो जैसे 10th हुई, तो उसके बाद घर वालों ने सोचा कि हर पेरेंट्स का रहता है कि डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, तो मुझे भी साइंस साइड से डाल दिया। +1 में मेडिकल स्टूडेंट था, तो मेडिकल स्टूडेंट था, पर मुझे पता नहीं, ऐसा था नहीं कि मैं डॉक्टर बनूं या कुछ बनूं, वो सब था नहीं दिमाग में। हम थे फिर स्पोर्ट्स में, कोई फिर म्यूजिक में। और मज़े की बात कि मैं पहाड़ी गाने सुनता नहीं था पहले। अच्छा। जब मैं शिमला पढ़ता था, नहीं सुनता था। ये तो सडनली यहाँ पे हम एक मैच खेलने गए थे, एक बहुत अच्छा किस्सा है। अच्छा। हम मैच खेलने गए थे यहाँ एक गाँव में, तो वहाँ मैच, वॉलीबॉल के मैचेस थे, तो टीम लेके हम चले गए। रामपुर में? हाँ, रामपुर में। तो वहाँ गया, बारिश हुई तो वहाँ पे एक कमरा था, वो पंचायत का था या मुझे याद नहीं है। सब लोग वहाँ बैठे बारिश से बचने के लिए। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे, वो जो और प्लेयर्स थे हमारे भाई दोस्त, उनको बहुत शौक था नाटियों का। तो उन्होंने वहाँ पे नाटियाँ शुरू कर दी। मुझे आज भी याद है कि गाना जो था, मोहन सिंह चौहान जी हमारे हिमाचल के बहुत बड़े सिंगर हैं, उनका गाना आया था, हाथ काटा पोइनी गाची है। तो वो गाना मैंने जब उनके मुंह से सुना वहाँ पे,
उन्होंने ठीक नाटियाँ पाई, वो नाचे। यार मैं कहा ये तो बहुत अच्छा गाना है। उससे पहले मैं शायद काम क्या मैं सुनता ही नहीं था पहाड़ी गाने, मैं गज़ल सुनता था जगजीत सिंह की सिर्फ। जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनके ही गज़ल सुने। मेरे पास सारे एल्बम उनके जो कैसेट्स आते थे मैं सब लेता था। तो वहाँ पे वो गाना सुना, मुझे लगा यार नहीं ये तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद क्या होता है कि मैचेस खेलने जाते थे, एक सिंगर होते थे सतीश चौहान जी, जी रोडू से, बिल्कुल। जिनके बहुत सारे गाने, बहुत सारे खूब। तो रोडू आए कहारो, गाँवरी राजकुमारी है और बहुत सारे गाने हैं। तो वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे वॉलीबॉल के। तो वो भी मैचेस खेलने आते थे तो मुलाकात होती थी। तो हम दिन में मैच खेल के रात को कहीं इकट्ठे अगर हुए तो नाटियाँ हो जाती थी। जी। तो फिर वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा कि नाटियाँ जो सुनने का फिर शौक बढ़ता गया। फिर उसके बाद हमने गाँव में शो करवा दिया उनका। सतीश चौहान जी, एक नरेंद्र रंजन जी हमारे बड़े भाई, उनका शो करवा दिया। तो वहाँ ऐसे ही थोड़ा बहुत शौक तो था गाने का। तो लोगों ने बोला कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल के, यार राजीव भाई आप भी गा लो ये गाना। तो ऐसे ही गा लिया था ये गाना। वो बोलते यार राजीव तू बहुत अच्छा गाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उनसे दोस्ती थी। तो बोलते यार तेरा रिकॉर्डिंग करवाना है। अरे मैं कहा मैं भैया मैं कहा कहाँ रिकॉर्डिंग, नहीं नहीं मैं कहा मुझे तो पता नहीं है। पर सतीश भाई जो हैं, सतीश चौहान जी, फिर कांटेक्ट में काफ़ी रहे हमारे, बहुत अच्छे। तो उनका रिकॉर्डिंग था चंडीगढ़, तो उनका फ़ोन है, राजीव मेरे साथ चल, रिकॉर्डिंग है मेरा तो चंडीगढ़ चल। हम अच्छा। घूमने निकल गए। तो उन्होंने सबसे पहले स्टूडियो दिखाया था, किस तरह का स्टूडियो होता है। वैसे रिकॉर्डिंग मेरा एक बार छठी क्लास में था, तो हमने जो क्या बोलते हैं आकाशवाणी शिमला जी में, जी जी। वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड हुआ था। 2000 2000 नहीं सॉरी 1900, याद नहीं सन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं छठी क्लास में जब था। तो हमने तो वहाँ पे पहला रिकॉर्डिंग मेरा वो था वहाँ आकाशवाणी से। आकाशवाणी में। तो हम था 5-6 लोग थे हम, बच्चे स्कूल से, लाल पानी स्कूल की ओर से। तो हमारी वहाँ पे ग्रुप सॉन्ग देशभक्ति का एक गीत रिकॉर्ड हुआ था। तो अच्छा। स्टूडियो देखा कि वहाँ पे शीशा लगा हुआ है, उधर बैठेंगे म्यूजिशियंस, इधर हम बैठेंगे वो सो। तो उतना दिमाग तो था नहीं, हाँ। छोटे बच्चे थे। तो बट जो प्रोफेशनल स्टूडियो देखा मैंने उसके बाद सतीश चौहान जी के साथ चंडीगढ़ में देखा था, उनका रिकॉर्डिंग था। द म्यूजिक। टीएम तो कंपनी थी, म्यूजिक कंपनी, स्टूडियोज तो हायर करते थे, अच्छा उनका अपना नहीं था। तो फिर उसके बाद सतीश भाई, फिर नरेंद्र रंजन भाई, तो उनके साथ था, दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनके घर आना जाना चला रहता था। तो इसी तरह धीरे धीरे चलते गए। फिर लास्ट में जाके मेरा वो राजू भाई, जो वो राजू सज्जन जी, जी। उनको पता लगा कि ये राजीव भी गाता है, उनकी जान पहचान थी रामपुर में। अरे राजीव गा ले। स्टूडियो सुरेंद्र नेगी जी ने रामपुर में लगाया था, जी। नया नया उस टाइम। तो वहाँ पे उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग कर दे। तो हमने रिकॉर्ड किया था, पहला एल्बम बनाया, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बावजूद फिर बोला उन्होंने, राजू भाई ने, कोई बात नहीं और बना ले। मैं कहा भाई हो गया, अब नहीं बनेगा। अच्छा। नहीं नहीं और बना ले, कैसेट और बना लेते हैं। फिर बनाया था वो इश्क में रिस्क। पहला एल्बम कौन सा था आपका? पाड़ोरी बांटना। अच्छा हाँ अच्छा। जी, उसमें कुछ पुराने गाने थे, एक दो नए गाने थे, मतलब नया नया वो एक्सपीरियंस था नहीं उतना, अच्छा जी। पर ठीक था जो भी था। एक आपका गाना हम सुनना चाहेंगे, ठंडा पानी दे पिलाए। ठंडा पानी, जी। जरूर। हो ठंडा पानी दे पिलाए राम प्यारिए, तेरे देश मोरे गर्मी है, तेरे देश मोरे गर्मी है, हाय 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 हाय, ठंडा पानी दे पिलाए राम प्यारिए। बहुत बढ़िया। राजीव भाई, जो नए अभी लड़के म्यूजिक फील्ड में आ रहे हैं, जी, उनके लिए आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए क्या मैसेज, मेरा मैसेज तो ये है कि जैसे आज के टाइम में बहुत सारे चलो सिंगर्स ही हो जो भी है, जी। बहुत इजी गोइंग है। अब क्या है कि मैंने तो सुना है रामपुर के अंदर 20-25 स्टूडियोज हैं। बिल्कुल। अब मुझे भी पता नहीं है कि कहाँ है वो स्टूडियो, क्या है। और ये भी सुना है कि 200-300 रुपए में गाना बन रहा है। अच्छा। सुना है पर मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं है, बट अब 300 रुपए में गाना बन रहा है। तो क्या है कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं, मान लो किसी के मानते हैं शौक है, तो पर उसको एक अच्छी डायरेक्शन में जाके अच्छे लेवल पे काम करे, अच्छे से सोच समझ के काम, ये नहीं कि
1000 रुपए में एल्बम बना रहे हैं, 5 गानों का एक ट्रैक बनाना है, कोई मैशअप बना रहा है, ये गाना आपका लिया, ये गाना मेरा 21 तीसरे का लिया, वो गाना चक के बना दिया मैशअप, जी मैं सिंगर बन गया। जी वो सिंगर का मतलब, सिंगर क्या, सिंगर कुछ नहीं है। देखो आप भी सिंगर हो सकते हैं, कोई और भी सिंगर हो सकता है, तीसरा भी, सब सिंगर हो सकते हैं बिल्कुल आप, क्योंकि आवाज तो सबको भगवान ने दी है। दी है जी। हाँ, सिंगर्स कुछ नहीं है, मैं गाता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, आप भी सिंगर्स हो सकते हैं, जब सब सिंगर हो सकते हैं। बट इसमें एक चीज मैटर करती है कि वोकल जो है किसका लोगों को पसंद आता है, यस मैटर वो करता है। जी मेरी आवाज पसंद आती है, आपकी आवाज पसंद है, किसी की आवाज पसंद आती है, वो अलग चीज। पर हाँ, नए लड़कों को काम करना है, अच्छा है काम करें, बट थोड़ा सा सोच जरूरी है, क्योंकि विजन होना चाहिए। अब मैं सिंगर हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मैक्सिमम शिकायत रहती है कि यार राजीव भाई आपके लिरिक्स सबसे हिट है हिमाचल के अंदर, हिमाचल के जितने भी सिंगर हैं, कि अगर हम पूरा आज तक का वो देखें, पूरा पिछला देखें रिकॉर्ड, तो राजीव शर्मा का लिरिक्स सबसे हिट है। उसका रीजन है कि थोड़ा सा सोच है। यस मैं सोचता हूँ जो मेरे गाने होते हैं, मैं पहले सोचता हूँ कि मुझे इस तरह का गाना बनाना है, जो भी बनाना है, फिर मैं अपने राइटर से शेयर करता हूँ, फिर मेरे गाने बनते हैं, मेरे हिसाब से बनेंगे जो मैं सोचूंगा। तो ये सोच जरूरी है, एक अच्छी सोच के साथ काम करें, ये नहीं कि किसी का गाना गा के इस तरह से आप कभी भी सिंगर मतलब एक नाम नहीं बना सकते। जी अपनी कल्पना को लिखना जरूरी जी जी बिल्कुल नहीं, जब आप सोचेंगे, जो आप सोचेंगे उसको आप इतने जितने अच्छे से गा सकते हैं, शायद किसी दूसरे की सोच को उतने अच्छे से नहीं गा सकते आप। यस जी हिमाचल के साथ साथ आप दूसरे स्टेटों में भी शो करने जाते हैं, जी। तो वहाँ कैसा प्यार मिलता है? वहाँ उत्तराखंड जाते हैं हम, हिमाचल से बाहर जैसे उत्तराखंड या चंडीगढ़ वगैरह जाते हैं, तो लोगों का बहुत प्यार मिलता है। यहाँ तो मिलता ही है, वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। उत्तराखंड के तो इतने अच्छे लोग हैं भाई, उनको तो प्रणाम करता हूँ, इतने म्यूजिक लवर हैं। तो वहाँ पे इवन कि हमारे गाने गढ़वाल, जहाँ पे बेशक से कई लोग फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि भाई आपका गाना बहुत अच्छा है, कि हमें समझ नहीं आता है इवन की, फिर भी थोड़ा बहुत समझ आता है, फिर भी अच्छा है। तो बहुत सुनते, पंजाब के लोग सुनते हैं, पाजी समझता आ नहीं रहा बट टोन अच्छी है, अच्छा गाना अच्छा है, कुछ इस तरीके से बोलते हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है हिमाचल की, हमारे गाने जो है तरक्की कर रहे हैं। जी जी हिमाचल का म्यूजिक हाईली रिच हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल। यूट्यूब पे जब आप अपना कोई सॉन्ग पोस्ट करते हैं, कभी कोई दूसरे कंट्री से भी कभी ऐसे कोई फैन फॉलोइंग के मैसेजेस आते हैं? तो कॉमन चला रहता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कोई पर वो कोई वहाँ के लोग तो नहीं है। हाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि जी वहाँ के लोग तो नहीं है, बट हमारे यहाँ के इंडिया के लोग जो उधर रहते हैं, तो वो लोग सुनते हैं वहाँ पे जाके। चलो उनका भी थैंक्स कि वहाँ जाके 7 समंदर पार हमारे अपने हिमाचली गानों को सुन रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि वहाँ लोग कमेंट करते हैं। तो कई बार आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत। इवन कि एक बार मेरे को आया था, कोई हमारे पहाड़ी भाई था, कोई उधर जापान में रहते थे, कि आपका गाना ही वो गाना बनाना है बताओ। मैं कहा भाई गाना बनाते। इस तरह के शौकीन लोग हैं। जब आपने कैरियर शुरू किया था म्यूजिक का, तब से लेकर आज तक का जो आपका सफर है, क्या कुछ परेशानियां आपने झेली है अपने म्यूजिक कैरियर में? देखो परेशानियां तो हर फील्ड में आती है, क्योंकि जब कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आज आप ये शो चला रहे हैं, आपको भी तो परेशानियां आई होगी, मैं समझ सकता हूँ। जी। परेशानियां हर फील्ड में आती है, परेशानियां तो आती थी, क्योंकि उस दौर में यह था कि पहली बात, जैसे मैं भी बोल रहा था कि आज 200 रुपए में 500 रुपए में गाना बन रहा है, दिन में रिकॉर्ड करो, शाम को यूट्यूब पे चढ़ा दो, पहुंच गया गाना, ओके बंदा सिंगर। पर जब हमने शुरू किया था तब ऐसा नहीं था, तब आपको रिकॉर्ड करना था गाना, तो कैसेट बनता था, कैसेट का जो 35 मिनट का टाइमिंग होता था, ए साइड बी साइड, उसमें आपके 10 गाने 12 गाने आते थे, तो आपको उतना तो बनाना ही था। 12 गाने पहले तैयार करने हैं, फिर वो रिकॉर्ड करने हैं, फिर स्टूडियो का 8 मान लो 12 गानों का खर्चा, 10 या 12 गानों का उसका भी तो बिल बनता था, 12 गानों का बिल बनेगा जी। तो वो पे कर स्टूडियो को पे करना था। उसके बाद कैसेट्स दिल्ली से बनते थे, कैसेट वहाँ उसका भी पैसा लगता था, फिर दिल्ली से कैसेट आ गए, उतना कर उसकी लिया। मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में होगी?
हाँ जी, दिल्ली में बनता था। तो दिल्ली से कैसेट बन के आ गया, पेटियाँ आ जानी कैसेट्स की। ये सबसे बड़ा टास्क था उसको लोगों तक पहुँचाना। यस। मेरे पास प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट तैयार कर दें, उसको लोगों तक पहुँचाना वो सबसे बड़ा टास्क था। यस। वो इतनी बड़ी चुनौती थी। अब रामपुर में हमारा कैसेट बन गया, तो इसको अब सिरमौर में पहुँचाना है या कहीं रोडू है आपका, कहीं हाँ, मंडी हिमाचल में है, किसी भी कुल्लू कोने है, तक कहाँ, पहुंचाना है। तो मार्केटिंग का काम बहुत ही टफ होता था। तो आज के तो बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आज के टाइम में ईज़ी है, गाना बना दो, अब तो एक गाना भी बन जाता है, 2 लाइनों का भी बन जाएगा। रील के लिए गाना हाँ, बना दो, बिल्कुल, 2 लाइन लिखो और 10 मिनट में गाना बना दो जी। और उसको वायरल करवा दो। चलो वायरल होना अलग बात है, वायरल कुछ भी हो सकता है। यस। मेरा मानना है कि पर एक अच्छा गाना बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत है। तो हाँ, तो इस तरीके से आज ईज़ी है थोड़ा, चलो यूट्यूब से फ़ायदा है, आपको मार्केटिंग की टेंशन खत्म। बिल्कुल। पर कहीं न कहीं इससे थोड़ा-सा यूट्यूब से हमारा जो इंडस्ट्री था, अगर हम इसको एज़ ए कमर्शियल पर्पज़ पे देखें तो उसमें थोड़ा-सा लॉस हुआ है। अच्छा। लॉस मेरा मानना है, लॉस हुआ है, क्योंकि पहले देखो कितने लोगों का रोज़गार होता था। जी। आप म्यूज़िशियंस का काम होता था, वो डिजिटल हुआ ख़त्म। यस। उसके बाद अब कैसेट्स बनते थे, मार्केटिंग में लोग जाते थे, इतने स्टॉल्स, काउंटर होते थे कैसेट्स के, उन लोगों का रोज़गार बहुत, अब तो एक भी काउंटर नहीं रहा। जी, जी। किसी ने अपने धंधे चेंज कर दिए। तो कैसेट का बहुत बड़ा काम होता था, तो सिंगर्स को भी पैसा आता था। फिर जो वो हमारे दुकान जो कैसेट्स बेचे थे उनका भी पैसा था। तो बहुत सारा मतलब बिज़नेस तो कम हुआ है। कम हुआ। जी। और सबसे फेवरेट जो आपका लाइव शो के लिए कौन सा स्टेशन मानते हैं? लाइव शो के लिए वो फेवरेट तो सभी फेवरेट है। देखो लोग जो हमें प्यार करते हैं वो चाहे हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, कहीं और है, तो हम हमें तो 500 लोग हैं, 5000 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, हम जिनके सामने गा रहे हैं, हमारा तो मेरा तो सब फेवरेट कुछ नहीं है। क्या फेवरेट होता है? अच्छा। मेरे हिसाब से वही फेवरेट है जो भी है अपना। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ एक जगह पे अच्छा लगता है गाना, जैसे रामपुर लवी, क्योंकि लवी की स्टेज है कि चलो बचपन से हम उसी वहाँ पे पढ़े बले खेले कूदे, तो इसलिए शायद अच्छा लगता हो। ये फीलिंग्स वाली बात है, बाकी ऐसा तो है नहीं। हिमाचल में यदि हम बात करें स्टेज शोज के लिए, जी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अ, बहुत से सिंगर्स के हम न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ टाइम नहीं मिलता है, वैसा नहीं मिलता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में कहूँगा कि चलो टाइम मिलता नहीं है थोड़ा-सा। मेरा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलो कोशिश तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रयास करते हैं, पार्टी नाइट्स करवाते हैं, बट उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा गलत मतलब कमियाँ रह जाती है। कमियाँ इन द सेंस कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सिंगर्स को डिसाइड करते हैं, वो कोई मतलब जिस आदमी ने कभी नाटी सुनी ना हो, इस तरह के लोग जो है वो कमेटी में इस तरह के लोग होंगे, तो उनको क्या पता। मेरा मानना है कि कुछ ऐसे लोग हों जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हों, उनको लिया जाए, उनको पता है कि किन सिंगर्स को बुलाना है। हाँ, थोड़ा एक और है कि रिपीट बार-बार सिंगर ना हो। बहुत हर सारे साल। सिंगर्स हैं, मान लो एक आप शो करवा रहे हो, अगर आप एक ही सिंगर को उन्हीं को बार-बार वही सिंगर बुलाते रहेंगे, तो मेरा मानना है कि अच्छा नहीं है। हाँ, सबको मौका दो। हाँ, जो बेस्ट करता है उसको दोबारा बुलाओ, यस। जो नहीं कर पा रहा है उसको मत बुलाओ। वो तो लोग नहीं बुलाएँगे, खुद से नहीं बुलाएँगे। बिल्कुल। जब मुझे शो के बुलाएँगे, शो कैसा है, अगले साल फिर बुलाएँगे भाई। मैं कहा भाई अगले साल तब बुलाएँगे, पहले इस वाला करने दो। अगर इस बार लोगों को अच्छा लगा नेचुरली मुझे बुलाएँगे। अगर मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ तो मुझे क्यों बुलाएँगे लोग? मैं खुद से ही नहीं बुलाएँगे। यस। जब ये सिंगर्स का सिलेक्शन होता है तो उसमें कुछ ऐसे लोग हों जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, इस फील्ड में काम कर रहे हों, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज है। जी। तो बाकी प्रयास तो अच्छा रहता है, प्रशासन कोशिश शासन प्रशासन सबका होता है। नाइट्स हर जगह हो रही है। जी। रामपुर में भी देखो 2 नाइट्स होती है, शायद 2 नाइट्स हुई थी। इस बार शायद 1 ही हुई थी। वैसे 2 नाइट्स होती है। तो इस तरह से चाहता हूँ कि हिमाचल की 2-3 नाइटें हर जगह हो और थोड़ा-सा जो मेहनताना होता है हिमाचली सिंगरों का, हाँ, उस वो पे तो थोड़ा-सा बढ़ाया जाए। ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। राजीव भाई 2024 में आपके
आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, 2024 में मेरे बहुत सारे गाने आने वाले हैं, क्योंकि पिछला 1 साल थोड़ा-सा मेरा कुछ घर की परिस्थितियों की वजह से जो बहुत ही ढीला मानूँगा, गाने जी। बहुत कम आए, पर आए तो हैं। विलायती में हम टैक्सी में, हाँ जी। काफ़ी अच्छा गाना था और पूरा एल्बम अच्छा था वो। चल रामपुर घूमने लवी फेर में, गड्डी हाँ, चली एक आपका नैनी में, नैनो वाला था। टॉप गियर में, जी। तो थे। और एक मेरा सिंगल गाना है तो वो भी बहुत पसंद किया, मिलियंस प्लस है उसमें भी शायद, डाली लगी शुक दी बीजे स्वर्ग। यस। और मेरे बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हैं, अभी कम से कम 10 गाने तो मेरे तैयार हैं ऑलरेडी। अभी कुछ और गाने होने हैं, मेरे उत्तराखंड के 2-3 गाने तैयार हैं, अच्छा। अभी वो भी चल रहे हैं। उत्तराखंड के कुछ लोगों ने बोला था कि यहाँ के गाने गाओ उत्तराखंड के, कि हमें लगता है कि आप अच्छे से गा सकते हैं, तो शायद पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, शायद अच्छा हो, कोशिश करेंगे। ये हमारी दुआएं अच्छा ही हो। थैंक यू सुशाल भाई। एक आपका गाना था जो अभी आपने बताया, गाड़ी लगी शुक दी, हाँ जी, वो आप हमारे लिए जरूर गुनगुनाइए। जरूर। हो डाली लगी शुक दी विजय स्वर्ग, हमें शुके फिक्रे तेरी हो, फिक्रे तेरी गे जाने मेरी है, हमें शुके फिक्रे तेरी हो। बोलो ता घाट सुनिए लागो जिंदड़ी, जब की हो नजरो फेरी हो, नजरो फेरी गे जाने मेरी है, जब की हो नजरो फेरी हो। वाह, क्या लिरिक्स लिखे। ये हमारे भाई हरिकिशन वर्मा ने लिखे हैं, बहुत ही जबरदस्त लिरिक्स लिखते हैं। राजीव भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जी जो ये ऐसे गाने लिखते हैं, कुछ ना कुछ भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। जी जी। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी आपके जीवन में कोई हादसा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये एक राइटर की सोच भी हो सकती है, वो राइटर का क्या पता क्या सोच के क्या लिख दे, वो समझना बहुत मुश्किल है। तो हरी भाई ने लिखा तो पता नहीं क्या सोच के लिखा होगा, वो तो उनसे पूछना और पड़ेगा। लिखा बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत अच्छा। फिर बाकी इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे गाने, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं लव सॉन्ग्स, और कोई इस तरह के गाने गाना मुझे बहुत खुद से पसंद है। हाँ। तो मैंने पहले भी बहुत गाए हैं इस तरह के, रफ़ीक जी ने लिखे हैं, वो भी गाए हैं। तो शौक है हर तरह के, मेरा मानना है कि हर तरह के सब्जेक्ट पे गाना हो, तो कोई सोशल उस पे भी गाना एक हो। आपका गाना कोविड पे भी था। क्या एक्चुअली में क्या था, कोविड का दौर था, तो हमने एक एल्बम बनाया था, राधा हो रानी है। तो राधा हो रानी है, राधा रानी है, शायद सुना होगा, काफ़ी जी। अच्छा रहा। नेपाली गोरखी है, लाल लाल सेब तोड़े भरे के लड्डू, वो गाने। तो हमारा एल्बम तैयार हो रहा था, तो राजीव नेगी के स्टूडियो में, तो राजीव नेगी ने बोला कि राजीव भाई यार एक गाना कोविड का है, वो गाना है। तो एक निशा गंधर्व में सिंगर, तो वो भी थे, तो उन्होंने वो गाना लिखा था शायद। तो मैं स्टूडियो में था, तो गा लेते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, कोविड पे। तो वो गाना हमने ऐसे ही वहाँ पे लिखा, और गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इससे पहले राजीव भाई हम आपसे विदा लें, हमारे दर्शकों के लिए बस जाते जाते 2 लाइन। वैसे मन तो नहीं करता आपसे दूर जाएं, आपके गाने सुनते रहें। अभी हाल ही में मेरा एक गाना आया था, टी सीरीज पे रिलीज हुआ, टी सीरीज वालों ने गाना बनवाया था मुझसे, परमानेंट, शायद सुना होगा आपने। जी। तो वो सुना लेते हैं आपको। हो बहुत हुई अब गपशप पगली, मैसेज और कमेंट, मेरी बन जा परमानेंट, हो मेरी हो जा परमानेंट। तो ऐसे ही सुशाल बहुत भाई, सुंदर गाना था। आपने शायद सुना होगा। जी। तो ये गाना भी हमने काफ़ी पहले लिखा था, हरिकिशन वर्मा भाई ने लिखा था। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने मुझे दिए, उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। जितने भी हिमाचल, उत्तराखंड और जितने भी हमारे नाटी लवर्स हैं, सबका थैंक्स करूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि हमारे गीतों को सुना। और जितने भी लोग हैं तमाम, जिनका मेरे इस गायकी के कैरियर में जिनका योगदान रहा है, सुरेंद्र नेगी जी, लाइक राम रफीक जी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, राजू सज्जन जी,
सतीश चौहान जी, नरेंद्र रंजन जी, राजीव नेगी, हरि किशन वर्मा और राज शर्मा, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो बनाया था, राज भाई ठेक से राज शर्मा जी, उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत आभार करूंगा, थैंक्स करना चाहूँगा कि आज चलो 2-4 लोग हमें जानते हैं तो दो उनकी चार बदौलत बहुत से राज्य आपको जानते हैं। तो बाकी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा कि अपने इस चैनल पे हमें लोगों से चलो बात करने का मौका मिला। इस तरह के इवेंट होने चाहिए हिमाचल में, जैसे पंजाब वगैरह तो होते रहते हैं, यस, पर हिमाचल में भी हो तो इस तरह से पता लगे कि एक सिंगर समाज के लिए क्या मैसेज देता है, कि उसकी सोच क्या है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने जो ये शुरू किया, आप बहुत बहुत थैंक्स बहुत करूँगा बहुत आपको धन्यवाद आपका। जी। और आज के शो के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते हमारे एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। सुशाल वैद्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।